हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिकल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कॉम्प्लिकेटेड है बट अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तब कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं इसको आसान करूंगा आपके लिए। देखो मैं क्या करूंगा अभी। सिमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 5 मार्क के लिए आता है। क्वेश्चन 1 का बी है या क्वेश्चन 2 का बी है। ये पुणे यूनिवर्सिटी के इनसेम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका फॉर्म क्या होता है। इसका फॉर्म होता है डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू अपॉन इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। यहाँ पी क्यू आर ये जो तीनों है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन है। एक्स वाई जेड के फंक्शन होना है नहीं, वो बस एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिए होंगे, ठीक है। एंड इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो ऐसा निकलता है एफ वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू सी वन, एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू सी टू। यानी दो फंक्शन के फॉर्म में निकलता है, दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं। इंडिपेंडेंट यानी आप पहले से दूसरा नहीं निकाल सकते, दूसरे से पहला नहीं निकाल सकते। ये C1 एंड C2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसकी जगह C4 C5 आपका जो फेवरेट लेटर है T1 T2 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, मेंशन करो बस। C के अलावा यदि कुछ यूज़ कर रहे हो कि यार आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, दूसरा है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। कौन सा मुश्किल है? थोड़ा मल्टीप्लायर का कॉम्प्लिकेटेड है। लॉजिक जब तक नहीं लगता तब तक। लॉजिक मिल गया तो वो भी आसान है, समझेंगे 1 बाय 1। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट ये आपको पक्के 5 मार्क देगा। तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ ग्रुपिंग, इसके नाम में ही मतलब है ग्रुपिंग। इसका मतलब जिसमें हम ग्रुप कर सकते हैं। कैसे ग्रुप करने हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है डी एक्स बाय वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब डिनोमिनेटर देखो तीनों के फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, यानी एक्स वाई जेड के ही फॉर्म में दिए हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आप विदाउट डी एक्स डी वाई डी जेड आपको वैल्यू निकालनी है, यानी आपको एक फंक्शन निकालना है जो एक्स एंड वाई में है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन या कुछ भी। तो उसके लिए आपको डी एक्स डी वाई डी जेड हटाना पड़ता है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ता है डिफरेंशियल को यदि हटाना है तो। एक लॉजिक यदि यहाँ बड़ा क्लियर चाहिए। जब आप ग्रुप बनाते हो ये दोनों का ग्रुप बनेगा, इन दोनों का भी बन सकता है, इन दोनों का भी बन सकता है, कोई भी दो ग्रुप आपको लेने हैं। अब जब ग्रुप बनाओगे तो एक लॉजिक माइंड में क्लियर चाहिए। यहाँ तो प्रॉब्लम है नहीं, एक बात क्लियर चाहिए कि जब ग्रुप बनाओगे तो वो ग्रुप बना के वो सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ग्रुप बनाओगे जो सॉल्व ही नहीं हो रहा। और कैसे पता चलेगा ग्रुपिंग से सॉल्व करना है? क्लियर कट आपको दिखेगा कि जैसे यदि मैं इसका पहला हिस्सा लेता हूँ कि ये ग्रुप मैंने बनाया डी एक्स बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाय एक्स स्क्वायर। इस ग्रुप से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। दोनों साइड को इंटीग्रेट करो। जब इंटीग्रेट करते हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लिखना पड़ता है सी करके। ये मैंने एक ही स्टेप में किया, आप एडिशनल स्टेप ऐड करना चाहिए इस इधर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वाई क्यूब बाई 3 प्लस C1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। ये आपका एक फंक्शन हो गया। इसको ही आप लिख सकते हो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू C। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये 3 को एब्सॉर्ब कर सकते हैं आप बाय यूजिंग दिस कॉन्स्टेंट। यहाँ C1 लिखा होगा, C3 कुछ भी लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्स्टेंट है। ये एक ग्रुप हो गया। अब वापिस ये ग्रुप नहीं बनाओगे आप, दूसरा ग्रुप आइदर ये बनाओ या ये बनाओ, कुछ भी बना सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अब मैं ग्रुप बनाता हूँ, एज्यूम करो कोई भी आप ले लो। मैं लेता हूँ इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का आपको आई थिंक मैं मार्क कर रहा हूँ तो दिख रहा हूँ, इन दोनों का ग्रुप मैं बना रहा हूँ। तो इन दोनों का ग्रुप यदि कर रहे आप कोई भी कर सकते हो, ग्रुप का कोई इशू नहीं है। डी वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब ग्रुप बनाओगे तो आपको एक पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर हट रहा है। एक्स स्क्वायर हटना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ जो आपने ग्रुप किया है उसमें डी एक्स है नहीं, तो आपको यदि एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो डी एक्स लगता है बाजू में, है नहीं, तो एक्स हटना ही चाहिए। रॉन्ग ग्रुपिंग मत करो। अब यहाँ क्या करोगे आप, वाई स्क्वायर को इधर लेके जाओ, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। बड़ा सिंपल है।
अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया, उसको नाम C1 दे दो या C2 दे दो या C100 दे दो, कुछ भी दे दो। इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है y³ 1/z² का इंटीग्रेशन आता है -1/z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 एज इट इज। इसको आप यहाँ लेके जाओ, प्लस बनेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं y³ प्लस 1/z इज इक्वल टू C1। तो ये दोनों, ये एंड ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, बड़ा सिंपल था। और मैं दो एग्जांपल आपको समझाता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, आप सॉल्व कर सकते हो खुद। देखो, ग्रुपिंग का ऐसा भी आ सकता है, dx/y² इज इक्वल टू dy/x² इज इक्वल टू dz/y²x। अब इसमें ग्रुप बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपको देख के पता चलना चाहिए ग्रुप बनते हैं कैसे। देखो, सिंपल लॉजिक लो, पहले दोनों का यदि मैंने ग्रुपिंग किया और इसको ऐसे लिखा dx/y² z इज इक्वल टू dy/x²z, तो z कटता है, x² इधर आएगा, y² इधर आएगा, यानी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, x² dx इज इक्वल टू y² dy। इसको ही आप लिख सकते हो x² dx माइनस y² dy। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यह आएगा x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y² dy इज इक्वल टू C1, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैंने C1 ऐड किया, जरूरी नहीं है C1 ऐड करना, आप C2 भी लिख सकते हो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x³ माइनस y³ इज इक्वल टू C1। 3 को एब्सॉर्ब करवा सकते हो आप C1 से, या C2 लिख दो उधर, कोई इशू नहीं है। इसकी जगह आपने ये लिखा x³ माइनस y³ इज इक्वल टू C1, तो भी करेक्ट ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब देखो, अब यदि आप ग्रुप बनाने की कोशिश करोगे, दूसरा एंड तीसरा यदि ग्रुप बनाओगे, तो प्रॉब्लम क्या आता है इसमें कि x² जो है वो पूरी तरह से नहीं जा रहा है, बट एक ही x जाता है सिर्फ। देखो, इसमें से एक ही x हट जाएगा, तो प्रॉब्लम है, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द इशू इन दोनों में। बट यदि आप ये दोनों लोगे, यानी फर्स्ट मैं थोड़ा ना पेन चेंज करता हूँ, dx/y² इज इक्वल टू dz/y²x, तो ये ना हट जा रहा है इधर, और इसको आप लिख सकते हो x dx माइनस z dz इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप, तो x dx माइनस z dz इज इक्वल टू आप कुछ C2 लिख दो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x²/2 माइनस z²/2 इज इक्वल टू C2। इसको आप लिख सकते हो x² माइनस z² इज इक्वल टू C2। तो ये और ये मिलके होता है सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कैसे लिखने का, इसको नाम देने का 1, इसको नाम देने का 2, और बोलने का इक्वेशन 1 एंड 2 कंस्टिट्यूट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो है, जो ग्रुपिंग वाला है, वो आपको तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगा, 2-3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ग्रुपिंग में ना एक थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आता है, जो आपको मैं अभी बताऊंगा, सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। सिंपल है बट देखो, चलो नेक्स्ट पेज। यस, अब मैंने एक प्रॉब्लम लिखता हूँ, dx/2x इज इक्वल टू dy/-y इज इक्वल टू dz/4xy² माइनस 2z। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिक लगाने का। देखो, पहले दोनों का आराम से ग्रुप बनता है, तो मैं लिखता हूँ पहले दो, dx/2x इज इक्वल टू dy/-y। अब इसको इंटीग्रेट करना ही क्या है, बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेट करो दोनों साइड को। इंटीग्रेटिंग dx/2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy/y प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने c लिखा। इसको ही मैं लिख सकता हूँ 1/2 कॉमन लिख सकते हो, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो मैं इसको लिखता हूँ 1/2 ln ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ y प्लस ln ऑफ c1 लिखा मैंने। क्योंकि ln क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे ना लॉग के फॉर्म में तो मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। कांस्टेंट देखो आर्बिट्री होता है, आर्बिट्री का मतलब 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, कुछ भी नंबर होगा कांस्टेंट, वो उधर फिट होता है, आर्बिट्री एनी कांस्टेंट। इसलिए आप c की जगह e⁻c लिखो, log c लिखो, tan c लिखो, sec c, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि वो आर्बिट्री रहते हैं। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ln ऑफ x इज इक्वल टू -2 ln ऑफ y प्लस ln ऑफ c1। अब ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, c1 या एज इट इज रखा तो भी चलेगा। इसको ही मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ x प्लस 2 ln ऑफ y
इज इक्वल टू ln ऑफ c1। अब ये 2 इधर लिया एंड लॉग की प्रॉपर्टी a ln ऑफ b इज इक्वल टू ln ऑफ b टू द पावर a। इस लॉजिक से a बनेगा ln ऑफ x प्लस ln ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ c1। log a प्लस log b होता है log a b, तो ये आएगा ln ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ c1। सो इससे हम लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। लॉग लॉग हटा दिया। अब मैं ln बोल रहा हूँ, ln लिख रहा हूँ, इसका लॉजिक मतलब ये है ln का जो बेस रहता है वो e होता है और हम वही यूज़ करते हैं। जनरली log का हम 10 यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ log एज वेल। कोई इतना हार्डकोर कोई जाके देखेगा नहीं क्या बेस है क्या नहीं है, तो यू कैन टेक दैट लिबर्टी। अब ये जो एक्स वाई स्क्वायर आया है ना, इससे आपको हिंट लगता है कि मैं यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर को। तो अभी एक्स वाई स्क्वायर को वहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो प्योरली इन फॉर्म ऑफ जेड आएगा। अब ग्रुप कैसा भी बनाओ आप कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो अब मैं लिखता हूँ सेकंड इसका हिस्सा, dx बाय 2x इज इक्वल टू dz अपॉन 4 c1 माइनस 2z। हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन करना है आपको दोनों साइड का। अब यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है देखो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dx बाय x इज इक्वल टू dz अपॉन 2c1 माइनस z, राइट। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिखूँ क्योंकि 1 बाय x का इंटीग्रेशन मुझे पता है ln ऑफ x आता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ln ऑफ 2c1 माइनस z आता है, प्लस मैं ln ऑफ c2 लिखता हूँ। इसको ही मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ x प्लस ln ऑफ 2c1 माइनस z इज इक्वल टू ln ऑफ c2। log a इंटू log b अप्लाई करो तो ये बनेगा x इंटू 2c1 माइनस z इज इक्वल टू ln की प्रॉपर्टी log a प्लस b इज इक्वल टू log a इंटू b, तो ln लिखना भूल गया था मैं, एंड दिस इज ln ऑफ c2। तो ln कैंसिल, तो ये बचेगा x 2c1 माइनस z इज इक्वल टू c2। ये अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दोगे c1 की वैल्यू। c1 की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट x इंटू एक्स वाई स्क्वायर 2xy स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू c2। थोड़ा गंदा है, गंदा लिखा है, बट आपको इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको समझाने का कंसेप्ट। तो ये जो चीज़ें हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग में आपको थोड़ी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ये 3 एग्जाम्पल है, इसके अलावा कुछ यदि प्रीवियस ईयर में आके गए हैं इनको जस्ट देख के जाओ। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसके ऊपर एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेथड ऑफ ग्रुपिंग के प्रॉब्लम जनरली समझ में आते हैं। अब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट है सिमेट्रिकल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। उसको हम समझते हैं कैसे करना है। देखो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्या है? मेथड ऑफ मल्टीप्लायर देखो, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाय आर, हम ऐसे मल्टीप्लायर ढूंढते हैं जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। एल डी एक्स अपॉन एल पी इज इक्वल टू एम डी वाई अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एन डी जेड अपॉन एन आर, यानी ऐसा नंबर ढूंढते हैं या ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं। फंक्शन भी होता है, मैंने एल एम एन आपको समझ में आया इसलिए लिखा है। अब हम इस तरह से लिखते हैं इसको कि यदि इसके डिनोमिनेटर की सम की जाए तो वो 0 होती है। यानी यदि मैं इसको लिखूँ एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, तो ये जो पूरा है यानी एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ये वैल्यू होती है 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू 0। अब ये लॉजिक है, इधर देखो, इधर डिनोमिनेटर यदि 0 होता है, ऊपर की वैल्यू कुछ भी हो, ये जाएगी इन्फिनिटी को। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म करके एक कंसेप्ट है, उस लॉजिक से यदि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो न्यूमरेटर को भी आपको 0 से इक्वेट करना होगा एंड इसको आप सॉल्व करते हो। इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल लेके करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो मोस्ट कॉमन आता है, एग्जाम में भी पूछते हैं, सिंपल है, शायद बुक में पहला ही दिया होगा ये। देखो एक प्रॉब्लम है जिसको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से सॉल्व कर दिया। डी एक्स अपॉन वाई माइनस जेड डी वाई अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। इंटरेस्टिंग बात है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे आप ग्रुप बना ही नहीं पाओगे, इसमें आप ग्रुप बना ही नहीं पाओगे। कुछ भी ग्रुप किया तो आपको समझ में आएगा यार ये सॉल्व ही नहीं होगा। ग्रुप
कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा ना फिर आपको और एक मेथड पढ़ना पड़ेगा। पहले 2 लेके दोनों का एडिशन करके आप वो कर सकते हो, ln ऑफ x माइनस वाई आएगा, बट उसमें मत जाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म जो करना है हमें, ये 2 ही पढ़ने, ग्रुपिंग का और मल्टीप्लायर का, ठीक है। मल्टीप्लायर ऐसे चूज करने हैं। अब मल्टीप्लायर चूज करने की जब बात आती है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैसे चूज करने, क्या लॉजिक है। लॉजिक तो कुछ नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं। एक है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि देखो या y माइनस जेड है, या z माइनस एक्स, या x माइनस वाई, ये साइकिल में घूम रहे हैं। एक साइकिल है इनका, यानी कि ऐसे साइक्लिक वे से घूम रहे हो। दूसरा है होमोजिनिटी। होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस यानी सबकी डिग्री चेक करो, 1 1 1 1 1 1। ये 2 यदि होल्ड होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम x y z एंड 1 1 1 ये मल्टीप्लायर से काम बन जाता है। देखो अब ये हमेशा 1 1 1 नहीं होगा, कभी कभी क्या होता है कि कांस्टेंट जो है ना वो साइक्लिसिटी थोड़ी अजीब रहती है, तो उस केस में ना आपको 1 1 1 की जगह कभी कभी 2 3 4 यूज़ करना पड़ेगा। कभी वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, मैं आइडिया बताता हूँ कैसे करना है। मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा जो एग्जाम में आए हुए हैं एंड रिपीटेटिवली वैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो वो इन दोनों लॉजिक का इस्तेमाल करके सॉल्व होते हैं। तो एक बात है साइक्लिसिटी, दूसरी होमोजेनिटी। साइक्लिसिटी ऑब्जर्व करनी है एंड होमोजेनिटी, तो उससे आप एक्स वाई जेड एंड 1 1 1 से काम मत। जब भी आप मल्टीप्लायर यूज़ करोगे दोनों को पहले टेस्ट करना है, दोनों में कौन सा फिट होता है। अब यदि मैं देखूँ ऊपर इस प्रॉब्लम में, तो एक बात देखो, अभी यदि मैं एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर लेता हूँ, अब मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं हर स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। देखो इसका मतलब मैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, यानी मैंने मल्टीप्लायर यूज़ किए, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया। इसको भी आपको x से करना पड़ेगा, इसको y से, इसको z से। तो x से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस जेड, प्लस इसको y से किया तो y इंटू जेड माइनस एक्स, प्लस z से मल्टीप्लाई किया तो z इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये डिनोमिनेटर यदि आप सॉल्व करोगे तो देखो, डिनोमिनेटर सॉल्व करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर आता है 0 इसका, तो न्यूमरेटर में बचता है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अब हमें पता है यदि डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को 0 को इक्वेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज लिखना है, वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, मुश्किल ही नहीं है, डी जेड डी एक्स डी वाई हटाना है, यानी इंटीग्रेट ही करना है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ये नए स्टेप में लिखो, इंटीग्रेट करोगे तो आएगा, एंड यहाँ आपको C1 लिखना पड़ेगा क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड ही करना पड़ेगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 एंड ये C1। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो C1 है, ये जो C1 है उसकी जगह आप C2 लिखो, C3 लिखो, C5 लिखो, कुछ भी लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 जो है वो हटा सकते हो, आप एब्सॉर्ब करवा सकते हो C1 में, ठीक है। अब जो इंडिपेंडेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ बार बार, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एम्फेसाइज किया था इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। देखो जब एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर होता है ना, तो 2x 2y 2z भी होता है, 3x 3y 3z भी होता है, 1 1 1 मल्टीप्लायर है तो 2 2 2 भी होता है, 3 3 3 भी होता है। तो ये नहीं चलेगा, आप 1 1 1 लोगे, 2 2 2 लोगे, ऐसे मल्टीप्लायर लेके सेम आंसर आता है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें आंसर चाहिए इंडिपेंडेंट, तो ये लॉजिक लगाओ, आप एक्स वाई जेड ले रहे हो तो 2x 2y 2z नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट वर्ड मैंने यूज़ किया था वो ये था। अब 1 1 1 का आप ट्राई कर सकते हो, 1 1 1 में तो है ही नहीं कुछ, 1 1 में से तो डिनोमिनेटर ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो न्यूमरेटर में बस इतना ही बचेगा। 1 1 1 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0 आएगा। तो इसका ही मतलब है dx प्लस dy प्लस dz कितना होगा आपका, 0 रहेगा। अब इंटीग्रेट जब करोगे इसको तो dx का इंटीग्रेशन x आता है, dy का इंटीग्रेशन y आता है, प्लस dz का इंटीग्रेशन z आता है, एंड ये C1 या C2 लिखो क्योंकि लास्ट टाइम आपने C1 यूज़ किया था। तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा C2। ऐसे कितने सारे मल्टीप्लायर एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी, लाखों करोड़ों, कितने भी आप निकालते रहो कम ही पड़ जाएंगे, बहुत सारे मल्टीप्लायर होते हैं। सॉल्यूशन एग्जैक्ट फॉर्म में, इसी फॉर्म में आना चाहिए, ऐसा नहीं है प्लस माइनस, थोड़ा प्लस माइनस, यानी जब आप नया सॉल्यूशन भी निकालोगे तो इस फॉर्म में आता है, बट
कभी कभी आप लॉग में तो कोई टर्म कांस्टेंट में एब्सॉर्ब करवा रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर बहुत चीज़ें मैटर करती है। बट यदि आपकी मेथड सही है तो आंसर में थोड़ा प्लस माइनस कांस्टेंट में वगैरह हो सकता है। और एक एग्जांपल लेते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और जिससे आपको और थोड़ा मल्टीप्लायर में आइडिया आ जाएगा। देखो एग्जांपल है dx अपॉन एम जेड माइनस एन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। अब सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है, या z माइनस वाई है, x माइनस वाई है, एंड y माइनस एक्स है, एंड उसको कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया। देखो एक बात ऑब्जर्व करनी है, साइक्लिसिटी है क्या? बिल्कुल है, साइक्लिसिटी बिल्कुल है। सॉरी यहाँ ना y नहीं, या z है, z। देखो या z माइनस वाई है, या x माइनस z है, या y माइनस एक्स है, यानी जो न्यूमरेटर में जिसका डिफरेंशियल है वो टर्म नहीं है। यानी यहाँ एक बार x प्लस आया तो एक बार माइनस आया, y एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ z प्लस आया इधर z माइनस आया। अब इसको मल्टीप्लाई करके दिया है किसी नंबर से, यह नंबर भी हो सकते हैं। एक बात तो है, ये साइक्लिसिटी होल्ड करता है, होमोजेनियस है, एक मल्टीप्लायर तो पक्का रहेगा एक्स वाई जेड। अब चेक करके देखना, इस टाइप के प्रॉब्लम को पक्का एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर रहता है। अब दूसरा मल्टीप्लायर जो है वो 1 1 1 यदि आपने लिया, एज्यूम करके लिया, सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। क्यों होगा नहीं बताता हूँ मैं। एल जेड जो है, एल जेड के लिए यहाँ एल वाई आता है तो कैंसिल होगा ही नहीं, दो ही एल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका यूज़ करना होता है। यहाँ एम एंड एन है, कौन नहीं है? जो नहीं है वो एल है, तो उससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा आपको 1 को। तो ये आएगा वो एल, दूसरा यहाँ आएगा एम, यहाँ आएगा एन, तो एल एम एन हो गए इसके मल्टीप्लायर जो दूसरे हैं। देखो एक एग्जाम्पल आता है, बहुत बार आगे गया है, dx अपॉन 3z माइनस 4y इज इक्वल टू dy अपॉन 4x माइनस 2z इज इक्वल टू dz अपॉन 2y माइनस 3x। सेम प्रॉब्लम है। देखो यहाँ जो वैल्यूज़ है उनको ऑब्जर्व करो, आपको तुरंत पता चलेगा। होमोजेनिटी है, साइक्लिसिटी है, 3 4 है, यहाँ एक मल्टीप्लायर 2, यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा 4, ये एक मल्टीप्लायर हो गया। एंड जो हमारा एक्स वाई जेड है वो तो रहेगा ही रहेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में कुछ चीज़ें होना जो आपको हेल्प करेगी, जो सहायता करेगी, वो माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको सॉल्यूशन निकालना आता है इसका। न्यूमरेटर को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यानी एक्स को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, वाई से यहाँ भी करोगे, जेड से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, सम 0 होनी चाहिए, एंड देन हम न्यूमरेटर की वैल्यू को 0 से इक्वेट करते हैं। मैं बस इस वीडियो में आपको मल्टीप्लायर कैसे निकालना है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक कैसे लगाया जाता है, इसके ऊपर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, देखते आगे। चलो अब एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम दिया है, ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन सी माइनस ए, यहाँ बी मल्टीप्लीकेशन है, एक्स जेड इज इक्वल टू सी डी जेड अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई। इस प्रॉब्लम को मुझे लगता है 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एक बात है, ये जो है ना वो पूरा कांस्टेंट है। यार कलर चेंज क्यों नहीं हुआ है? हाँ ये जो है ना ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू, ये एंड ये, थोड़ा इसको हटा के देखो, इसको क्या दिख रहा है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर। आंसर के ऊपर जब आंसर निकालोगे तो ये एज इट इज कैरी होता चलता है, इंटीग्रेशन करो या डेरिवेटिव निकालो। तो ये ना ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग से एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले दोनों का ग्रुप किया, ऑब्जर्वेशन के बेस पे कर रहा हूँ, ये आई थिंक निराली में सॉल्व है, मल्टीप्लायर से किया है, जेड जेड हटता है इधर, आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ एक्स वाई यदि है
तो यस, इस दोनों को आप ये कर सकते हो, या इन दोनों का किया ग्रुपिंग तो भी चलेगा। तो ग्रुप बन रहे हैं आपके, इसको आप ग्रुपिंग से सॉल्व कर सकते हो। अब ना हम कुछ अलग प्रॉब्लम लेंगे जो थोड़े से डायरेक्ट आपको नहीं दिखेंगे उसके मल्टीप्लायर, थोड़ा एफर्ट लेने पड़ेंगे, बट इतने भी मुश्किल नहीं है, करके देखते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ, dx अपॉन x इन ब्रैकेट 2y टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4 इज इक्वल टू dy अपॉन y in bracket z to the power 4 minus 2x to the power 4 is equal to dz upon z in bracket x to the power 4 minus y to the power 4। अब इस केस में ना वो साइक्लिसिटी नहीं होल्ड हो रही है, जैसे रोटेट होते हैं सारे वैसे नहीं हो रहे हैं, एंड होमोजीनियस है वो, हर एक की डिग्री 5 आएगी, बट फिर भी हमें मल्टीप्लायर ना उतने तुरंत नहीं मिलते इसमें, क्योंकि यदि ये साइक्लिक वे से घूमता तो हम तुरंत बता सकते थे एक्स वाई जेड ट्राई करो, 1 1 1 ट्राई करो, आ सकते हैं। ये दोनों आप ट्राई करके देख सकते हो, बट नहीं आएंगे इससे, क्योंकि हर प्रॉब्लम को एक्स वाई जेड 1 1 1 से ट्राई करना ये कोई बुरी आइडिया नहीं है। इसमें जब मल्टीप्लायर आपको निकालने हैं एंड वो तुरंत नहीं दिख रहे, तो इस केस में देखो आपको क्या करना है एग्जैक्टली, पहले ना मल्टीप्लाई करके इसको लिख लो, रफ में करो। तो ये कैसे दिखेगा, देखो 2xy टू द पावर 4 माइनस xz टू द पावर 4, ये सारा रफ में करना है आपको। प्लस प्लस ही साइन रखो बीच में, yz टू द पावर 4 माइनस 2yx टू द पावर 4 प्लस zx टू द पावर 4 माइनस zy टू द पावर 4। अब देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ इसके मल्टीप्लायर के बारे में, आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो साइन लिया है प्लस, ये बाद में आप डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम आप चेंज करवा सकते हो, क्या लगेगा उसके हिसाब से। बट उसके पहले ना हम जो मेरे मन में है इस प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो एक बात है, यहाँ है x z टू द पावर 4, यहाँ है y z टू द पावर 4। क्या यदि मैं इसको x से डिवाइड करूँ, इस x से डिवाइड करना है, यानी 1/x से मल्टीप्लाई करना, क्या यदि मैं इसको y से डिवाइड करूँ तो ये दोनों तो हटने वाले हैं, राइट। यदि मैं इस x से डिवाइड करता हूँ, यहाँ सिर्फ y की टर्म बचती है, यहाँ यदि मैं y से डिवाइड करता हूँ तो सिर्फ x की टर्म बचती है। तो ये इंटरेस्टिंग हमें एक चीज़ मिल रही है। लास्ट का जो है उसके बारे में हम बाद में सोचते हैं। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले x से डिवाइड करता हूँ, x से डिवाइड करना है, यानी पहला मल्टीप्लायर आ जाएगा 1/x, यदि काम बनता है तो ये आएगा 2y टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4। दूसरे को हम डिवाइड कर रहे हैं y से, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/y से, तो यह आएगा प्लस जेड टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 4। अब ये हट रहा है इधर से, बट ये 2y टू द पावर 4 एंड 2x टू द पावर 4 बचे हैं। उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो टर्म है, वो क्या है, zx टू द पावर 4 माइनस, ये अलग थोड़ा अलग है, zy टू द पावर 4। अब यदि मैं इसको z से डिवाइड करूँ तो चलेगा, यानी मल्टीप्लाई 1/z से करना पड़ेगा, तो मैं लिख के रखता हूँ बस 1/z। तो वो यदि z हट गया तो x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 बचेगा, बट यहाँ माइनस 2x टू द पावर 4 है, यहाँ x टू द पावर 4 है, तो इंस्टेड ऑफ 1/z से डिवाइड करूँ मैं 2/z से यदि डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी फाइनली आएगा 2y टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस 2y टू द पावर 4। तो 2y टू द पावर 4 गया, 2x टू द पावर 4 गया, यानी 1/x 1/y एंड 2/z ये इसके मल्टीप्लायर आ जाएंगे। ये 2/z है, ठीक है। तो ये ना इस तरीके से आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, यदि लॉजिक नहीं लगाना है फिर रट्टा मारो ये मल्टीप्लायर एंड याद करके जाओ। बट अभी तो एक ही मल्टीप्लायर मिला, दूसरा मल्टीप्लायर का क्या होगा, देखो यहाँ यदि आप वापस जाओगे, मैं उसको वापस लिख रहा हूँ, देखो 2xy टू द पावर 4 माइनस x z टू द पावर 4 प्लस y z टू द पावर 4 माइनस 2yx टू द पावर 4 प्लस zx टू द पावर 4 माइनस zy टू द पावर 4। थोड़ा ऑब्जर्व किया लास्ट के टर्म x टू द पावर 4 y टू द पावर 4, यानी हर जगह पावर 4 भी है एंड डिग्री 1 पावर 4 है एंड कुछ जगह पावर 1 भी है, जैसे यहाँ x x y y एंड यहाँ z z इनकी पावर 1 1 भी है। क्या यदि मैं ये पावर 4 कर दूँ, सारे 4 यदि कर दिए, सारे होमोजीनियस बना दिए, होमोजीनियस ही है बट
आई मीन कि सबकी डिग्री सेम करवा दी। तो देखो यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ये हट जाएगा, x टू द पावर 4 z टू द पावर 4 ये हट जाएगा, y टू द पावर 4 z टू द पावर 4 ये भी हट जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को x टू द पावर 4 बनाना है तो मुझे x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड टर्म को यदि मुझे y टू द पावर 4 लाना है तो मुझे y क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड थर्ड में यदि z टू द पावर 4 लाना है तो मुझे z क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गए इसके मल्टीप्लायर। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा ही सोच रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप आपका लॉजिक बिल्ड करो, डेवलप करो, अच्छी बात है, बट एग्ज़ाम के लिए बना रहा हूँ, कम टाइम में बना रहा हूँ, तो आपको मुझे लगता है जो मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से आप सोच के आपका काम बन जाएगा। और एक प्रॉब्लम लेते हैं एंड इसको हम आई थिंक फिनिश करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इतने प्रॉब्लम तो सफिशिएंट ही है, जो बचे हुए होंगे आप उसको ऑब्जर्व करके आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन इज dx अपॉन y प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना होमोजीनियस है ना साइक्लिक है। बेस्ट तरीका जो है इस तरीके से प्रॉब्लम जैसे हमने लास्ट में किया, इसको लिख लो y प्लस जेड एक्स, अभी मैं प्लस ही लिख रहा हूँ बट ये ऑलरेडी माइनस साइन है तो इसके कारण ये माइनस एक्स माइनस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आएगा। अब ना लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे, देखो मैं यदि सोच रहा हूँ यहाँ कि यदि मैं इसको पहली वाली टर्म जो है इधर, ये पहला है, ये हमारा दूसरी वाली टर्म है और ये अगेन है, ये तीसरी वाली टर्म है। अब देखो लॉजिक लगाना है आपको। एक्स स्क्वेयर हमें हटाना पड़ेगा तो कहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर लगेगा। तो क्या यदि मैं यहाँ पावर 2 कर दूँ, यानी इस टर्म को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वेयर भी लगेगा, इसको हटाना पड़ेगा। क्या यदि मैं इसको y से मल्टीप्लाई करूँ, ये वाई स्क्वेयर बनेगा। अब एक बात याद रखो, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सेकंड टर्म को यहाँ भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंगली वाई स्क्वेयर जाता है, एक्स स्क्वेयर जाता है, एक्स वाई जेड जाता है। तो क्या किया हमने, क्या मल्टीप्लायर चूज किए हैं, हमने पहले को मल्टीप्लाई किया y से, उसके बाद x से, और उसके बाद किया ही नहीं यानी 1। तो y x एंड 1 ये हो गए इसके मल्टीप्लायर। बस सोचा है मैंने और कुछ किया नहीं है, ठीक है। और एक तरीका यानी और एक मल्टीप्लायर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वापस मैं उसी फॉर्म में लिखता हूँ इसको, y प्लस जेड एक्स माइनस एक्स माइनस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। क्या मल्टीप्लायर आ सकते हैं, देखो कैसे सोचना है। अब थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहाँ जेड एक्स है, यहाँ वाई जेड है, कटेगा ही नहीं कहा। अनटिल एंड अनलेस आपके पास जेड एक्स हो, यानी यहाँ यदि जेड से मल्टीप्लाई करके जेड एक्स क्रिएट करो, बट अगेन यहाँ यदि जेड से मल्टीप्लाई किया तो ये जेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इधर, आप यदि थोड़ा लॉजिकली सोचो तो यदि मैं यहाँ इधर यहाँ y लाने की कोशिश करूँ यहाँ, तो ये एक्स वाई आएगा, और यहाँ x लाने की कोशिश करूँ यहाँ एक्स वाई आएगा, कट जाएगा। यदि यहाँ x से मल्टीप्लाई किया x हो जाएगा, यहाँ y से मल्टीप्लाई किया y हो जाएगा। ये हो गया y एक्स स्क्वेयर, y एक्स लिखता हूँ मैं, तो ये हो गया एक्स वाई राइट, प्लस जेड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। मैंने लास्ट को टच ही नहीं किया, मैंने दो ही चीज़ें किया, पहले को x से मल्टीप्लाई किया एंड दूसरे को y से मल्टीप्लाई किया। एक टर्म तो हट रही कोई ना कोई, ये हट रही है राइट। अब z एक्स स्क्वेयर है एंड वाई स्क्वेयर जेड है राइट। यहाँ यदि मैं z से मल्टीप्लाई करूँ z एक्स स्क्वेयर मिलेगा एंड z वाई स्क्वेयर मिलेगा। टर्म तो है बट कट नहीं रहे। क्यों नहीं कट रहे, क्योंकि देखो ये दोनों प्लस आ गए, ये दोनों माइनस आ गए। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ जेड मैं यदि माइनस जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ। आई थिंक ये मैं बहुत ही रफ लिख रहा हूँ तो आपको आइडिया आ रहा है नहीं, आई डोंट नो, बट यदि आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हो एंड सुन रहे हो तो आपको समझ में आएगा। तो देखो ये आएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, एंड इंस्टेड ऑफ जेड मैंने माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया तो आएगा जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। तो मैंने मल्टीप्लायर जो चूज़ किया है वो माइनस जेड है।
तो ये ZX² माइनस ZX² गया, माइनस Y² Z एंड ZY² गया, तो ये हो गया आपका दूसरा मल्टीप्लायर। ऑब्वियसली अब जितने मैं आसानी से कर रहा हूँ, जितने आसानी से सोच रहा हूँ, उतना आपके लिए शायद संभव नहीं है, बट मैं कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं कुछ कर रहा हूँ। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ अल्टीमेटली कि कुछ टर्म कैंसिल करने के लिए क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा एंड फिर रिमेनिंग टर्म कैसे कैंसिल हो रहे हैं। एज मैंने ये बहुत बार पढ़ाया हुआ है तो मेरे को आइडिया फास्ट आ सकता है, बट इतने यदि प्रॉब्लम आप ईमानदारी से जो हमने वीडियो में कवर किए करोगे तो आई डोंट थिंक सो कुछ इशू आने वाला है आपको। जो बचे हुए प्रॉब्लम है निराली से या कोई और बुक आप रेफ़र कर रहे हो जो यूनिवर्सिटी में आके गए, उसको आप एक बार देख लेना, आपको आसानी से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो है जो हेल्पफुल लगेगा। तो क्या मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल लगा, तो आप बिल्कुल लाइक कर देना एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।